गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। अभी तक की कक्षाओं में हम लोग ने जाना था कि PWD एक्ट 1995 क्या होता है तथा इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। जैसे हम लोग ने पिछली कक्षाओं में ये जाना था कि PWD एक्ट में विकलांग व्यक्तियों की सुविधाओं के बारे में बात किया गया है, उनको उत्पादक नागरिक बनाने के बारे में बात किया गया है तथा इस एक्ट के अंतर्गत हम लोग को 7 अध्याय के बारे में पढ़ना है, जिसमें से कि प्रथम अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जानेंगे दूसरा अध्याय। आज हम लोग पढ़ेंगे कि PWD पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट का सेकंड चैप्टर क्या है, इसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो सेकंड चैप्टर है इसका नाम है केंद्रीय समन्वय समिति, CCC। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी CCC एवं केंद्रीय कार्यकारी समिति, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CEC, यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। इस चैप्टर में हम लोग को केंद्रीय समन्वय समिति तथा केंद्रीय कार्यकारी समिति के बारे में जानना है कि इनके क्या क्या कार्य इस एक्ट के अंतर्गत हैं। जैसे CCE यानी केंद्रीय समन्वय समिति, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के क्या कार्य होते हैं। इस कमेटी का जो पहला कार्य है वह है कि यह विकलांगता के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेंगे और विकलांग व्यक्तियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने की नीति बनाएंगे। जो पहला कार्य CCC का है वह है, उसमें यह कहा गया है कि इनका जो पहला कार्य है कि यह विकलांगता का जो भी केस या जो भी मामला इनके पास आएगा या इनके सामने दिखेगा, वह उस पर राष्ट्रीय स्तर तक कार्य कर सकते हैं। इनको इतना पावर है कि यह राष्ट्रीय स्तर तक कार्य कर सकते हैं तथा विकलांग व्यक्तियों के रास्ते में या उनके मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं, वह बाधाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं। तो जो भी बाधाएं आती हैं, उस बाधा को दूर करने के लिए यह समिति कोई नीति बना सकती है ताकि इनकी बाधाओं को तुरंत दूर किया जा सके। अब जानते हैं कि इसका दूसरा कार्य क्या है। राष्ट्रीय नीति का विकास, जिससे विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान हो। राष्ट्रीय नीति का विकास करना है, एक ऐसी नीति बनानी है, एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे कि जो भी विकलांग व्यक्ति हैं, भले ही उनकी विकलांगता किसी भी प्रकार की हो, वह किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हों,
तो ऐसे व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यह समिति एक राष्ट्रीय नीति का विकास करेगी। जो भी दिक्कतें आएंगी उसको दूर करने का प्रयास यह नीति करेगी। अब जानेंगे थर्ड। तीसरा है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों, जन सुविधाओं, स्कूलों और अन्य संस्थानों में बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाना। यह एक ज़रूरी कार्य है। इसमें ये बोला गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेस पे या कार्यस्थलों पर जहाँ पे लोग कार्य करते हों, विकलांग व्यक्ति कार्य करता हो, जन सुविधाओं, स्कूलों और अन्य संस्थाओं में बाधा मुक्त वातावरण बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक स्थान होते हैं जहाँ पर कि अगर विकलांग व्यक्ति चला जाता है तो उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। जैसे बहुत सारे मंदिर में अगर कोई विकलांग व्यक्ति चला जाता है तो लोग उनको धक्का दे देते हैं या उनको चोट पहुंचा देते हैं। तो इस समिति का यही कर्तव्य है या यही कार्य है कि वह ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर वातावरण अच्छा करे तथा कार्यस्थल जहाँ पे कोई भी विकलांग व्यक्ति कार्य कर रहा हो वहाँ का माहौल भी अच्छा बनाए, क्योंकि कभी कभी जहाँ विकलांग व्यक्ति कार्य करता हो वहाँ के एम्प्लॉई उस विकलांग व्यक्ति को हे की दृष्टि से देखते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते और उसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो यह भी कार्य इस समिति का है कि वह ऐसा माहौल ना बनने दें जिसके कारण विकलांग व्यक्ति की बेइज्जती हो, उसका इंसल्ट हो। तो ऐसा वातावरण बनाना है तथा स्कूलों में भी, क्योंकि अगर बच्चा गंभीर विकलांगता से ग्रसित है तब उसे विशिष्ट विद्यालय में डाला जाता है जहाँ पर कि सभी विकलांग बच्चे होते हैं। तो वहाँ पर ऐसे बच्चों के साथ ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर उसी के जैसे सभी बच्चे होते हैं। लेकिन दिक्कत तब आता है जब बच्चे के अंदर विकलांगता आंशिक हो और बच्चे को किसी सामान्य विद्यालय में डाला जाता है, तब बच्चे के साथ बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। उसके कक्षा के बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, हमेशा उस विकलांग बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, उसका मजाक बनाते हैं और उसको हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा कोई भी माहौल बने या इसके अलावा और भी कोई भी संस्था हो जहाँ पर कि विकलांग व्यक्ति के साथ कई तरह की समस्याएं या दिक्कत आती है, तो इस समिति का यही कार्य है कि वह ऐसा वातावरण ना बनने दे और अगर ऐसा वातावरण उसको दिखता है तो वह ऐसे वातावरण को सुधारने के लिए कोई न कोई सख्त कदम उठाए, ताकि विकलांग व्यक्ति भी सामान्य लोगों जैसा जीवन जी सकें। अब जानेंगे चौथा है विकलांग व्यक्तियों के लिए समानता और पूर्ण भागीदारी के लिए बनाई गई
नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी एवं मूल्यांकन। इसमें ये बोला गया है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी समानता के लिए या उनके लिए बहुत सारी नीतियाँ बनाई गई होती हैं ताकि उनका विकास हो सके। तो इस समिति का ये भी काम है कि वो मूल्यांकन करे या निगरानी करे, देखरेख करे कि जो भी समितियाँ, जो भी नीतियाँ इनके लिए बनाई गई हैं वह सही से कार्य कर रही है कि नहीं, क्या उसका लाभ विकलांग व्यक्ति ले पा रहे हैं कि नहीं, और कोई ऐसी पॉलिसी जिसमें सुधार करने की आवश्यकता हो तो उन सभी बातों का देखरेख करना, निगरानी करना तथा मूल्यांकन भी करना इस केंद्रीय समन्वय समिति का कार्य है, ताकि विकलांग बच्चों का या विकलांग व्यक्ति का सही से विकास हो सके और वह सामान्य जीवन जी सके। 5वां है अब 5वां कार्य है इसका कि केंद्र सरकार को विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं को बनाने में सलाह देना। जो केंद्रीय समन्वय समिति है इसका एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह केंद्र सरकार को विकलांगों के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं हो सकती हैं या फिर कौन कौन से कार्यक्रम इनके लिए बनाए जा सकते हैं, इनके विकास के लिए बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे किसी भी कार्यक्रम की सलाह या किसी परियोजना को बनाने की सलाह यह समिति केंद्र सरकार को दे सकती है। ऐसा कोई भी कार्यक्रम या परियोजना जिससे विकलांग व्यक्ति का विकास हो तो उस कार्यक्रम को या परियोजना को बनाने की सलाह यह समिति केंद्र सरकार को दे सकती है। अब जानेंगे हम लोग CEC केंद्रीय कार्यकारी समिति। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CCE। इसके बारे में ऊपर हम लोग ने इसका फुल फॉर्म जाना था कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। इस अध्याय में हम लोग को CCC तथा CEC के बारे में ही पढ़ना था। तो अब तक हम लोग ने जाना कि CCC क्या होता है, उसके कार्य क्या है। अब जानेंगे हम लोग कि CEC के कार्य क्या हैं। एक कार्यकारी समिति का गठन किया है। इस कार्यकारी समिति के 23 सदस्य होंगे, जिसमें 5 सदस्य विकलांग होना अनिवार्य है। यह जो समिति है जिसका नाम है केंद्रीय कार्यकारी समिति, इसमें यह बताया गया है कि जब इस समिति का गठन हुआ तो इस समिति में 23 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 5 सदस्य विकलांग होने चाहिए। 5 सदस्य इस समिति में विकलांग व्यक्तियों को रखा जाता है, ताकि अगर विकलांग व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा तो विकलांग व्यक्ति बाकी विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं को आसानी से समझ सकेगा और उनके लिए भी अच्छे से कार्य कर सकेगा। तो इस समिति के सदस्य में 23 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 5 विकलांग लोग होते हैं। समिति प्रत्येक 3 महीनों में बैठक करेगी। यह जो CEC समिति होती है यह प्रत्येक हर 3 महीने में एक बैठक करती है।
विकलांगों के विकास के बारे में, उनके सुविधाओं के बारे में एक बैठक करती है तथा इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय समन्वय समिति के निर्णयों के क्रियान्वयन की होगी। यह समिति जो बैठक करती है, इसकी जिम्मेदारी सीसी की होती है कि वह इसको कैसे क्रियान्वित करता है, कैसे इसको आयोजित करवाता है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी, इस बैठक की पूरी जिम्मेदारी सीईसी की होती है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो इस समिति के सदस्य होंगे उसमें 23 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 5 सदस्य विकलांग होने चाहिए। तो ये था PWD एक्ट का दूसरा अध्याय, जिसमें हम लोगों ने CCC तथा CEC के बारे में जाना। अब अगला जो अध्याय होगा वह तीसरा अध्याय हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बता दिया जा रहा है कि अभी तक हम लोगों ने जो पिछला अध्याय पढ़ा था उसमें केवल विकलांगता के प्रकारों के बारे में जाना था। अब आगे के अध्यायों में हम लोग इनकी सुविधाओं के बारे में जानेंगे कि इनके लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट जिम्मेदार हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट इनको सहयोग कर सकते हैं तथा उन डिपार्टमेंट को और क्या क्या अधिकार विकलांगों के प्रति है।